और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने त्रिस्तरीय पंचायत को 90 करोड़ 24 लाख की पहली किस्त का डिजिटल हस्तांतरण किया और इस अनुदान का 20% कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रचार प्रसार में खर्च कर सकेगी पंचायतें। सीएम ने पीएफएमएस के जरिए डिजिटल हस्तांतरण किया और ग्राम पंचायतों के लिए 27 करोड़ 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए। क्षेत्र पंचायतों के लिए 20 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए, जबकि जिला पंचायतों के लिए 42 करोड़ 64 लाख 84 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। राज्य वित्त आयोग के दरमियान वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही किस्त के रूप में कुल 90 करोड़ 24 लाख 84 हजार है। कोटद्वार में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे हर रोज कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोटद्वार बेस अस्पताल में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे, जिसके चलते जमीन पर लिटाकर ही उनका इलाज किया जा रहा है। मरीज के तीमारदारों का कहना है इस महामारी के दौरान अस्पताल प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। कोविड महामारी पूरे देश में चल रही है, बहुत विकराल स्थिति में है और यहाँ पर जो संसाधनों का अभाव है, डॉक्टर्स का अभाव है और जनता त्राही त्राही कर रही है और कहीं पे भी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। और अभी कुछ तो जो प्रशासन और शासन का जन जागरूकता का भी अभाव है कि लोगों तक वो सही जानकारियाँ नहीं पहुँच पा रही हैं कि हर बुखार, हर सर्दी जुकाम ही कोविड नहीं है। इसके लिए भी प्रशासन को जन जागरूकता का अभियान के रूप में लेना चाहिए। लालकुआं में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने निर्धारित अवधि के बाद दुकान खोलने वाले 4 दुकानदारों के चालान काटे। बता दें कि प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरी वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को ही 12 बजे तक खोलने की इजाजत दी है, लेकिन इस दौरान व्यापारियों ने भी अपनी अपनी दुकानें खोल ली और सूचना मिलने पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जहां कई दुकानें नियमों के खिलाफ खुली हुई थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई। लॉकडाउन के दौरान जो मैसेज है या जिस तरह के आदेश हैं कि सिर्फ आवश्यक सेवाओं से संबंधित दुकानें खुलेगी, वो बाजार में लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसकी चेकिंग की जा रही है। उसके अलावा जो अगर तो कोई दुकान खुल रही है, अब तक तो उसको समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन आज हमने कुछ मुकदमे लिखे हैं। आज और आज के बाद अगर कोई आवश्यक सेवा के अलावा कोई दुकानें खुलेंगी तो उनके खिलाफ सीधे अभियोग पंजीकृत करने का कार्रवाई की जाएगी। आज इन दुकानदारों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किए हैं और भविष्य में इनको सबको आज मैसेज भी कर दिया। और उसके अलावा अगर ये नहीं मानेंगे तो भविष्य में इस तरह की दोहराई जाएगी गलती, तो उसके खिलाफ प्रॉपर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। जी बिल्कुल, जो अब ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से पूरे जनपद में लॉकडाउन है और पूरे जनपद में सिर्फ 12 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सब दुकानें बंद रहेंगी। सभी जगह प्रॉपर मैसेज कर दिया गया है। इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानेंगे, चाहे देहात हो चाहे शहर हो, उनके खिलाफ प्रॉपर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की। तो एक तरफ लोग कोरोना के चलते दहशत में हैं, वहीं दूसरी तरफ मौसम के लगातार उतार चढ़ाव के चलते वायरल बुखार भी जोरों पर है। सतपुली में वायरल बुखार फैला हुआ है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और क्षेत्र में फैले बुखार से सतपुली क्षेत्र में लोगों में डर का माहौल है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से सतपुली में कोरोना सैंपलिंग की मांग की है, जिसके चलते राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में कोरोना की जांच की गई, जिसमें 41 लोगों को कोरोना की सैंपलिंग की गई और रिपोर्ट आने तक घर में आइसोलेट होने को कहा गया है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सतपुली के संयुक्त राज्य चिकित्सालय में हमने परमानेंट सैंपलिंग स्टाफ की व्यवस्था कर दी है। मेरा क्षेत्रीय जनता से यह अनुरोध है कि वो प्लीज़ आएं और अपना सैंपल कलेक्ट करवाएं। और मेरा कल तक हमारा लगभग 41 हमने सैंपल किए हैं। आज भी हमने लगभग 28 सैंपल लिए हैं और कल का जो हमारा सैंपलिंग कैंप है वो APSC सतपुली में लग कर के नीचे इंटर कॉलेज में लगेगा।
तो जो स्थानीय बाजार के व्यापारी हैं तथा सतपुली निवासी हैं वो अपना वहाँ पर सैंपल कलेक्ट करवा सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया अनावश्यक घरों से बाहर न निकले, मास्क का प्रयोग करें, 2 गज दूरी का पालन करें। लालकुआं में वन विभाग के डोली रेंज कार्यालय के पास बीती रात ट्रक में 2 मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने बच्चियों के पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बच्चियों के मेडिकल परीक्षण में एक बच्ची के चेहरे पर आरोपी के नाखून के निशान मिले हैं। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के हाथीखाना के समीप वन विभाग डोली रेंज कार्यालय के पास 2 बच्चियों के साथ हैवानियत करने की कोशिश की गई। तो पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है। कल शाम एक सूचना आई कि हाथीखाना में एक अभियुक्त द्वारा 2 छोटी बच्ची, एक 5 साल की, एक 4 साल की, उन बच्चियों को ले जाकर उनके साथ छेड़खानी करने का प्रयास कर गया, बदतमीजी करने का प्रयास किया था। उस सूचना पर उन दोनों बच्चियों को बुला के बात की गई, उनके मम्मी पापा से बात की गई, तो उनके पापा की तरफ से थाना लालकुआं में मुकदमा पंजीकृत किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। कौन कौन से धारा में मुकदमा पंजीकृत? अभियुक्त के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली हार से बीजेपी को सीख लेनी चाहिए। अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल की जनता ने विकास और प्रदेश हित में वोट देकर ममता बनर्जी को विजय बनाया। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर चिंता जाहिर की और सभी लोगों से घर में रहने की अपील की। राजनीति ये खेल लेते भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को लड़ाने की, और मतलब जो इनके धर्म की राजनीति कर रहे थे उसको उन्हें एकदम जो फैक की राजनीति कर रहे थे, जो जुमले की राजनीति कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हम हर परिवार से एक आदमी को नौकरी देंगे। तो सरकार तो इनको उत्तराखंड में भी थी, सरकार यहाँ क्यों नहीं दिया? हर परिवार को में से एक एक व्यक्ति को रोज़गार क्यों नहीं दिया? वहाँ एजेंडे में था इनका कि वो मैनिफेस्टो में था कि एक हर परिवार से एक को हम मजदूर नौकरी देंगे। इसको लेकर चल रही थी। वो समझ गई जनता कि जुमलेबाज है, और इन लोगों ने पूरे जो हिंदुस्तान में आज हो गया है, पूरा जो माहौल बन गया है, तो ये इनकी जो मंशा है, जो इनकी सोच है, जो झूठ बोलने की है, वो सब समझ चुकी जनता। हरिद्वार में सीएम तीरथ सिंह रावत ने बेस अस्पताल का उद्घाटन किया। अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज किया जाएगा और राज्य सरकार और पतंजलि योगपीठ की तरफ से शुरू किए गए 150 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल में मरीजों का बेहतर इलाज किया जाएगा। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, हरिद्वार के विधायक गणबाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण समेत जिले के तमाम अधिकारी और जो दिग्गज हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, वो यहां पे मौजूद रहे। तो सीएम ने बेस अस्पताल का उद्घाटन किया, उनके साथ बाबा रामदेव भी मौजूद रहे। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो भी यहां पे पहुंचे। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में प्रशासन द्वारा बनाया गया कोविड अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो पाया। ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई नहीं होने से 200 बेड का कोविड अस्पताल शुरू नहीं हो पाया। इसके साथ ही कोविड अस्पताल के लिए डॉक्टर और स्टाफ की भी भारी कमी हो रही है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। एसडीएम विवेक राय के ने जानकारी देते हुए बताया कि 200 बेड के कोविड अस्पताल में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोविड के मरीजों के लिए बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन अब तक प्रशासन को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाए हैं, जिसके चलते अस्पताल को शुरू नहीं किया गया।
आप जानते हैं कि हर अस्पताल में इस समय ऑक्सीजन की डिमांड है। ऑक्सीजन की प्रतिपूर्ति करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जो हॉस्पिटल्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनकी ऑक्सीजन को हम कम नहीं कर सकते हैं, संसाधन जुटा रहे हैं, शीघ्र ही शुरू कर देंगे। मसूरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी ने नगर पालिका के 13 वार्ड और छावनी परिषद के 5 वार्ड को 10 ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर दिए हैं, जिससे कि उसका लाभ गरीब लोगों को मिल सके। मसूरी के होटल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बाजार में ऑक्सीमीटर की भारी कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर संस्था द्वारा मसूरी में सभी पालिका और छावनी परिषद क्षेत्र में समस्त वार्ड को 10 ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर दिए गए हैं। क्योंकि अभी हमने इसको 3 दिन के लिए बढ़ाया कर्फ्यू को। अगर आवश्यकता हुई प्रदेश के हित में, प्रदेश की जनता के हित में लॉकडाउन भी लग सकता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि कर्फ्यू से काम चल जाए। हालांकि अभी आपने देखा होगा आंकड़ा 6000 तक पहुंच गया था, आज हम फिर डाउन आ रहे हैं, 5000 पे आ गए हैं और 3 दिन में हम देखते हैं क्या परिणाम नजर आते हैं। अगर आवश्यकता होगी तो लॉकडाउन भी लगाया जाएगा। खबर रुड़की के मंगलोर से है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अस्पताल में लोगों के इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है, जबकि लोग इलाज के लिए अस्पताल के बाहर चक्कर काट रहे हैं। निजी अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है, मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं है। जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हम हॉस्पिटल के बाहर उसका SpO2 चेक करते हैं कि उसका SpO2 लेवल है कितना। फिर उसकी चेस्ट को चेक करते हैं कि भाई इसकी चेस्ट में हमें कहाँ क्या प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ठीक है ना। फिर हम उनकी रिपोर्ट को देखते हैं कि भाई इनके पास कोई कोविड की रिपोर्ट है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर नहीं है तो हम उनको बाहर से ही 1-2 मेडिसिन सजेस्ट करके और उनको कहते हैं भाई इनकी कोविड की रिपोर्ट करा के आप ले आइए। अगर नेगेटिव है तो हम एडमिट कर लेते हैं और अगर पॉजिटिव है तो हम उनको हायर सेंटर रेफर कर देते हैं। एंटीजन किट हमारे पास कल आ गई थी, 1-2 दिन के लिए बीच में थोड़ा खत्म हुई थी। अभी टेस्ट हम दोबारा शुरू कर दिया है। रैपिड एंटीजन टेस्ट यहाँ आराम से हो रहा है। रही बात कोविड पेशेंट्स की, तो इमरजेंसी में हमारे पास 2 बेड ही हैं, वहाँ पर हम उनको इमरजेंसी में ट्रीट कर रहे हैं। बाकी जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, कम जिनको संक्रमित लग रहा है, उनको होम आइसोलेशन किट देके होम आइसोलेट कर रहे हैं। ऑक्सीजन वाले की क्या सुविधा है? ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमारे पास यहाँ पर 13-14 ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो अभी हमने परसों सारे रिफिल करवा दिए थे, और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की भी यहाँ सुविधा है। चमोली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2.5 महीने की बच्ची का कोरोना से निधन हो गया। स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी के मुताबिक 2.5 महीने की बच्ची को उसके परिजन गंभीर हालत में अस्पताल लेकर आए थे। बच्ची का एंटीजन टेस्ट करने पर उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था और तुरंत ही बच्ची ने अस्पताल में चूंकि उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। तो कोरोना कैसे विकराल रूप ले रहा है ये किसी से छिपा नहीं, और उत्तराखंड में भी इसके जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ 2.5 महीने की एक बच्ची ने कोरोना के चलते दम तोड़ दिया। उनके द्वारा बताया गया कि एक बच्ची जो आलकोट कुलसारी की रहने वाली है, 2.5 महीने की बच्ची, जिसको क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में लाया गया था। जब उसका इलाज के दौरान ही उसकी डेथ हो गई और कोविड टेस्ट करने के बाद एंटीजन जब किया गया तो बच्ची पॉजिटिव पाई गई है। जो उसको साथ में ले गए थे बच्ची की मम्मी, दादी और दादा। बच्ची की मम्मी और दादा नेगेटिव हैं और बच्ची की दादी को भी पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में क्या बॉडी बैग का इंतजार कर रहे हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि बॉडी बैग में रखने के बाद ACMO से उन्होंने जब वार्ता की है और उसके बाद इसको परिवार को हैंड ओवर कर दिया जाए। आने में लगातार देरी हो रही, जिसका सीधा असर संक्रमण पर पड़ रहा है। हम देखते हैं कि एक छोटी सी जगह थराली कस्बा है और थराली कस्बे में CHC जो प्रभारी है वो कहती हैं कि लगभग 27 से 28 मार्च को उनके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई थी, उनकी रिपोर्ट नहीं आ पाई है।
तो यानी कि सीधा सा मतलब है कि 1 सप्ताह से अधिक, और सरकारें कहती हैं कि लगातार जांच कराएं। आखिर रिपोर्ट लेने के बाद आदमी अपना इलाज भी कराए, उसको परेशानियां हो रही तो उसको अस्पताल तक आना पड़ेगा। इस दौरान वो कई लोगों के संपर्क में आता है और जिससे कि कहीं ना कहीं संक्रमण की दर बढ़ती है। और कोरोना जैसी आपदा में हरिद्वार में कालाबाजारी सक्रिय हो गए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑक्सीजन के रेगुलेटर इनके पास से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन और कई दूसरी जीवन रक्षक दवाएं भी इन कालाबाजारियों के पास से बरामद की गई हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है ताकि और इनके क्या क्या इन्होंने कहाँ चीज़ों को जमा किया है, सप्लाई किया है, कालाबाजारी की है, ताकि उसका खुलासा हो पाए। तो 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से जीवन रक्षक दवाएं, रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के जो रेगुलेटर हैं वो बरामद किए गए हैं। ये लोग ऐसे महासंकट में भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। फिलहाल इन दोनों को अब पुलिस ने पकड़ा है, इनसे पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि कई दूसरे खुलासे भी इनके पास से होंगे। देखिए, जो कोविड का संक्रमण चल रहा है इस समय काफ़ी सीरियस है और जो लाइफ सेविंग ड्रग या अन्य चीज़ें हैं, जो भी सपोर्ट मेडिकल इक्विपमेंट है, लगातार हमें सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा जैसे रेमडेसिविर मेडिसिन की या ऑक्सीजन फ्लो मीटर की या ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। इसी के संदर्भ में एसएसपी महोदय द्वारा सभी को निर्देशित किया गया था कि जहां भी इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल उस सूचना को वेरीफाई करने के बाद कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी कि ये 2 लड़के हैं जो लगातार संगठित रूप से जो 800, 850, 1100 रुपए का ऑक्सीजन फ्लो मीटर है, इसको लोगों को 6000 रुपए में बेच रहे हैं। लालकुआ में 2 मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत करने की कोशिश की गई, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी और कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता अहम है। प्रेस किसी भी समाज का आईना होती है। सीएम ने कहा कि कोरोना महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। इस महामारी से बचाव के लिए प्रेस के माध्यम से जन जागरूकता के प्रसार में सराहनीय पहल हुई है। सीएम ने यह भी कहा कि पत्रकारों का जो योगदान है, मीडिया का जो योगदान है, वो बेहद महत्वपूर्ण है। रेमडेसिविर का लगातार डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। हम लोग काफ़ी हद तक सफल रहे हैं अभी तक इसकी सप्लाई को स्मूथ करने में, सेटल नॉर्मलाइज करने में। अभी भी कहीं कहीं से बात आती रहती है, तो हम लोग, भारत सरकार ने हमारा कोटा और बढ़ाया, अभी हमको और दिया है। आज भी हम 2000 रिसीव कर रहे हैं और हमने एक सिस्टम बना दिया जिसमें कि डेली हम पिक करते रहेंगे। जो अलग अलग कंपनी से जहाँ से हमको लोकेशन मिला उससे हम डेली पिक करते रहेंगे और जो जहाँ पे जिस हॉस्पिटल में ज़रूरत होगी वहाँ पे लगातार हम भेजते रहेंगे। ये हमने उन्हें सिस्टम बना दिया है और राजेश कुमार जो हमारे प्रभारी सचिव हैं वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं लगातार, क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ तो इसलिए मैं सुपरवाइज़ कर रहा हूँ, बाकी वो नीचे की मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं। इसमें हम लोग ये भी ट्राई कर रहे हैं जानने के लिए कि जो दवाई का इंजेक्शन है वो अगर किसी के पास जा रहा है, किसी पेशेंट के पास, तो वो कौन है पेशेंट, और उसको भी हम लोग उसका डिटेल ले रहे हैं सारे रिटेलर से, सारे हॉस्पिटल से। कुछ हॉस्पिटल्स ने अभी नहीं दिया है, उसको हम ट्राई कर रहे हैं लेने के लिए। सारे रिटेलर से भी लिया हमने। सभी विभागों के आपसी समन्वय से हर पंचायत में कोशिश की जा रही है कि जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं वो होम आइसोलेशन में रहें और जो कोविड-19 के बिहेवियर जो प्रोटोकॉल बताया गया है, अगर उसका कहीं उल्लंघन होता है तो स्थानीय प्रशासन को और स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाए ताकि उसको हम कानूनी रूप से भी मेंटेन कर सकें। साथ में हर पंचायत, ग्राम पंचायतों में किसी एक सार्वजनिक भवन को, भले ही वो विद्यालय का भवन हो या अन्य सामुदायिक भवन हो या पंचायत घर हो, उसमें एक इस तरीके के अगर पेशेंट आते हैं या कोई प्रभावित है, कोविड से प्रभावित है, तो उसको रखने के लिए अगर उसके घर में आवश्यक प्रबंध नहीं है तो वो आवश्यक प्रबंध हम वहाँ कर सकें, उसको भी आश्वस्त किया जा रहा है। उसमें साफ़ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था और प्रॉपर सैनिटाइजेशन के काम किए जा रहे हैं।
टिहरी में तेज ओलावृष्टि होने से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत बाड़ाचक के कंडाल गांव में बादल फटने से ग्राम पंचायत की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा। इसके साथ साथ तेज सैलाब में अनेक दोपहिया वाहन इसमें बह गए। आज हमारी ग्राम पंचायत में बादल फटने के कारण जो है ग्राम पंचायत की परिसंपत्ति एवं काश्तकारों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ मलबे में दबी हैं, कुछ 4 व्हीलर थे, कुछ 2 व्हीलर थे और यहाँ इन सब चीज़ों का भारी नुकसान हुआ है। कुंभ मेले के समापन के बाद अभिनंदन कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें मेला प्रशासन और मेला पुलिस का भव्य रूप से अभिनंदन किया जाता है। लेकिन इस बार कुंभ मेले पर कोरोना महामारी का असर देखने को मिला। पीएम मोदी ने कुंभ के आखिरी शाही स्नान को प्रतीकात्मक रूप से मनाने की अपील की थी, जिसके बाद शाही स्नान को प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।